चलिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो क्लोज पैकिंग में हमने जो है क्लोज पैकिंग डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स का। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो अलग अलग यूनिट सेल का, हमने 4 तरह के यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था। तो उसमें हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं। क्लोज पैकिंग में हमने ये पढ़ा था कि कई तरह के क्लोज पैकिंग में वॉइड्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग तरीके के वॉइड्स का जो फॉर्मेशन है वो 2 डायमेंशन से ही बनना स्टार्ट हो जाता है वॉइड्स। और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने ये देखा था कि हमारे पास पहले लेयर में ही ट्राई-एंगुलर वॉइड बन गए थे। हालांकि ट्राई-एंगुलर वॉइड सबसे छोटा वॉइड होता है और इसके बाद जो वॉइड्स बनते हैं वो थोड़े उससे साइज में बड़े होने लगते हैं। तो हम लोगों ने फिलहाल क्लोज पैकिंग में जो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, उससे जो हमने 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाए थे वहां तक की अगर हम पूरी बात करें तो ट्राई-एंगुलर वॉइड एक बना था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था। इन तीनों से हम लोग इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। इन तीनों के बारे में हमने आपको समझाया भी था कि ये वॉइड्स कैसे होते हैं, है ना, कितने कितने स्फीयर से सराउंडेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बाकी चीज़ें ये हमने क्लोज पैकिंग में पढ़ ली थी। तो इन 3 वॉइड्स के अलावा एक चौथे टाइप का भी वॉइड होता है और उस चौथे टाइप को वॉइड को हम लोग कहते हैं क्यूबिक वॉइड। जब आप कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इट मींस सॉलिड स्फीयर्स को कॉर्नर्स पे अरेंज करते हैं। जब आप कॉर्नर्स पे पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और इस वजह से बॉडी के सेंटर पे, उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक काफी बड़ा गैप मिलेगा हमें, जिसे हम कहते हैं वो सबसे बड़ा वॉइड है और इस वॉइड को ही हम लोग कहते हैं क्यूबिक वॉइड। तो ये 4 तरीके के वॉइड हो गए, ट्राई-एंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और लास्ट वन इज क्यूबिक वॉइड। तो हम ये अब यहां डिस्कस करना है हमें कि वो ये वॉइड का साइज, शेप कैसा होता है। शेप की बात नहीं करेंगे, साइज की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे। तो ये कंपेयर करेंगे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम या सॉलिड स्फीयर के रेडियस के कंपैरिजन में इन वॉइड्स के रेडियस क्या होते हैं। इससे हमको आगे के टॉपिक्स में बड़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ट्राइंगुलर वॉइड से। ट्राइंगुलर वॉइड से रेडियस ऑफ वॉइड में जो पहला वॉइड हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्राइंगुलर वॉइड। इसका रेडियस समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमने फिगर में आपको पहले ही बना के दिखाया है कि ट्राइंगुलर वॉइड 3 स्फीयर से सराउंडेड होता है। मतलब ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 3 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आप कह लें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनको हम सॉलिड स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 सॉलिड स्फीयर से अगर हम इस तरह ट्रायंगल शेप में अरेंज करेंगे तो सेंटर में एक छोटा सा जो गैप खाली होगा उसको भी एक छोटा सा स्फीयर मान लें हम। भाई रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस तो तभी निकाल पाएंगे जब स्फीयर या सर्कल मानेंगे। तो यहां पे हमने इसको छोटे से स्फीयर इसको कंसीडर कर लिया और इसी को हम कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। तीनों स्फीयर के सेंटर को मिला लिया तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब ये लेंथ हो गई 2r। ऐसे ये लेंथ भी 2r, ये वाली लेंथ भी 2r। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अब यहां देखिए बीच में जो वॉइड है उसके सेंटर से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, एक इधर से इसके सेंटर की तरफ, एक इसके सेंटर की तरफ। तो ये जो एंगल अब छोटा वाला बनेगा ये पूरे एंगल का हाफ होगा, 30 डिग्री। और इस ऊपर वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया, इधर वाले पॉइंट को बी मान लिया और यहां से एक ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, इसको सी मान लिया। तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। अब 90 डिग्री ट्रायंगल जब बन गया तो कॉस
30 डिग्री का रिलेशन देखें तो क्या होगा, ये होगा BC अपॉन AB। B से C तक की डिस्टेंस R और A से B तक की डिस्टेंस, ये देखें, ये यहां तक कैपिटल R, यहां तक कैपिटल R, और ये छोटी सी डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल r। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये देखें कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको रिवर्स कर दें, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r को ऊपर और कैपिटल R को नीचे कर दें, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि ये कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 2/√3। अब ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू 1 को उधर ट्रांसफर कर दे तो -1 हो जाएगा। तो इसको हमने √3 को एलसीएम ले लिया, यहां 2 आया, यहां -√3 आया, इसको हमने वैल्यू पुट कर ली, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.155। मुझे याद है, मैंने आपको लिख दिया, आप कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, यही वैल्यू आएगी 0.155। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू इतनी आई। तो रेडियस ऑफ ट्राइएंगुलर वॉइड इज 0.155 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम। यह बात हुई ट्राइएंगुलर वॉइड की। सेकेंड वॉइड पे आते हैं जिसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका अरेंजमेंट समझने के लिए हम एक क्यूब ड्रॉ करें हैं, यहां पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस क्यूब में ये जो रेड सर्किल हमने दिखाए हैं, ये 4 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या सॉलिड स्फीयर्स हैं। अब यहां पे सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जो हमने ये ग्रीन सर्किल दिखाया है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। और देखिए अरेंजमेंट भी हमने करके आपको दिखा दिया कि ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज है। तो ये 4 स्फीयर टेट्राहेड्रल, एक ऊपर, एक इधर सामने, एक इधर पीछे, एक इधर इस साइड में। तो बीच में एक जो खाली जगह बचेगी, वॉइड बचेगा, उसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब आप देखें तो ये सभी स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो A से लेके B तक की डिस्टेंस ये फेस डायगोनल है, और आप जानते हो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। ये हमने पैकिंग फ्रैक्शन में अच्छे से डिस्कस किया है कि फेस डायगोनल √2a होता है और बॉडी डायगोनल √3a होता है। a एज लेंथ है। तो अब यहां देखें कि √2a ये डिस्टेंस है, और ये मैंने बताया कि सभी एक दूसरे के टच में है। तो ये डिस्टेंस कितना होगी, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस 2r। अब A से लेके C तक की डिस्टेंस देखें, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है। और यहां देखें ये कैपिटल R, ये वाला यहां भी एक एटम होगा कैपिटल R, और ये 2 स्मॉल r। तो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, तो 2 बाहर ले लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो 2 को 1 से डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड किया, देखिए 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन 2r। तो ये देखें ये √3a अपॉन √2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कैपिटल R प्लस स्मॉल r और नीचे कैपिटल R। इधर बचा √3 ऊपर, √2 नीचे। फिर वही काम कर ले, कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1 हो गया, प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, यहां देखिए 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये सारी वैल्यूज पुट कर ली। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस पूरी वैल्यू को, तो ये आएगा 0.225। ये मुझे याद है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, है ना। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 0.225 ही आएगा। तो इसका मतलब कि यहां पे ये स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम। तो ये तो बात हुई टेट्राहेड्रल वॉइड की। आगे चलते हैं।
अगले वॉइड पे आते हैं। नेक्स्ट वॉइड जो है वो भी हम जानते हैं अच्छी तरह से, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझने के लिए हम जानते हैं अच्छी तरह से कि यह वॉइड 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है। तो अगर 6 स्फीयर से सराउंडेड है तो 4 स्फीयर को एक प्लेन में रख लें स्क्वायर शेप में, एक उसके डिप्रेशन में ऊपर रख लें, एक उसके डिप्रेशन में नीचे, शेप भी ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो देखें, जो 4 ऊपर और नीचे वाले को हटाएंगे तभी तो हमें दिखेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम ये जो 4 स्फीयर को जो अरेंज कर रहे हैं, ये प्लेन वाले, ये देखें, ये 4 स्फीयर, बीच में जो ये डिप्रेशन बना यही वॉइड है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और यहां देखें, ये जो फिलहाल इसी के सेंटर, हमको इसी की जरूरत है तो इसी के सेंटर से ड्रॉ करते हैं, इसके सेंटर की तरफ, इसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ। अब ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री है ना। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, सिंपली कॉस के रिलेशन से निकाल लें, जैसे हमने पीछे अभी काम किया था, है ना। ये ऊपर वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। तो ये देखें, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और इसकी वैल्यू वैसे कितनी होगी? इसको, इस पॉइंट को मान ले डी, ये बीच वाले पॉइंट को, तो BD अपॉन AB। BD कितना है? BD देखिए, इसका रेडियस है, तो रेडियस मतलब कैपिटल R। और AB कितना है? यहां से यहां तक तो कैपिटल R है, लेकिन ये वाला स्मॉल r है, तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसको देखें, इसकी वैल्यू रख लें, 1/√2 इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको रिवर्स कर लें तो R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू √2। इसको सॉल्व कर लें, ये 1 R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू √2। इसको और सॉल्व करिए तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 उधर से भेज दिया हमने। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू 0.414। ये रिलेशन आ गया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R। तो ये रेडियस आप देखिए, स्टार्टिंग से ट्राइएंगुलर वॉइड हमने देखा, ट्राइएंगुलर वॉइड में क्या था? रेडियस 0.155 था। टेट्राहेड्रल में रेडियस कितना था? 0.225 बढ़ गया था, बड़ा हो गया था वॉइड। और अब देखिए, अब 0.414 आया, इसका मतलब ये वॉइड उससे भी थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। अगला एक लास्ट वॉइड है, क्यूबिक वॉइड। इसी से समझ लेते हैं, फिगर आपके सामने बना है, इसी की हमको जरूरत है। क्यूबिक वॉइड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्यूबिक वॉइड में अरेंज करते हैं कॉर्नर पे, तो जो बॉडी सेंटर पे जगह बचेगी, स्पेस खाली बचेगा, गैप मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्यूबिक वॉइड। तो पार्टिकल्स को अरेंज कर लेते हैं, ये सारे कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे। अब इसमें टच करा के नहीं बना सकते, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बनाने में भी और समझने में भी। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ये सारे, जैसे ये कॉर्नर है तो ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और नीचे वाले को टच करेगा। ये कॉर्नर है तो ये नीचे वाले के कांटेक्ट में होगा,
इसके कांटेक्ट में होगा, इसके कांटेक्ट में होगा, तो सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये बीच में जो सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जो स्पेस खाली बचेगा उसे हम कहेंगे क्यूबिक वॉइड। तो भाई देखिए सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये ए बी और इसको हम सी मान लें, डायगोनल वाले पॉइंट को सी मान लें। तो ए से बी, तो ए बी तो कांटेक्ट में है ना, ए से बी की लेंथ कितनी है, एज लेंथ स्मॉल ए, और ये कांटेक्ट में है तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, मतलब 2 कैपिटल आर। और ए से सी ये √3a, क्योंकि बॉडी डायगोनल है, आप जानते हो बॉडी डायगोनल √3a होता है। और ये कैपिटल आर, ये 2 स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो इसका मतलब कि 2 को बाहर ले लें और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। तो जब 2 को 1 से डिवाइड किया तो इसमें देखें 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू √3a बाई a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू √3। कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर 1 आ जाएगा, और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये वैल्यू आएगी इक्वल टू √3। और सॉल्व करें, 1 को उधर भेज दें, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 1.732 माइनस 1, √3 की वैल्यू कितनी होती, 1.732। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 0.732। देखिए उससे बड़ा सा इसका हो गया, तो ये सबसे बड़ा वॉइड होता है ये वैल्यू, या स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 0.732 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, मतलब कि एटम के रेडियस का 0.732 टाइम्स क्यूबिक वॉइड का रेडियस होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, है ना। ये कैलकुलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, रेडियस को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। और फिर फिलहाल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें अभी तो हम इसको रेडियस ऑफ वॉइड या रेडियस ऑफ एटम कह रहे हैं। जब हम आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ वॉइड रेडियस ऑफ कैटायन हो जाता है, और रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ एनायन हो जाता है। तो वहां पे कैटायन एनायन के बीच की इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करने में यूज होता है, कैटायन का साइज कैलकुलेट करने में यूज होता है, एनायन का साइज कैलकुलेट करने में यूज होता है। बहुत सारे यूज हैं ये आपके रेडियस ऑफ वॉइड के। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। अगले टॉपिक पे आते हैं, उसी की बात करते हैं जो भी हम बात कर रहे थे कि आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसमें रेडियस ऑफ वॉइड का क्या रोल है। इसी में एक टॉपिक छोटा सा आता है जिससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं, है ना, उसे हम कहते हैं रेडियस रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल की। Structure of ionic crystal, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए आयनिक क्रिस्टल किससे बना होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कैटायन होंगे और एनायन होंगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैटायन और एनायन के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, किस फोर्स से ये बाइंड होते हैं, बाइंडिंग फोर्स क्या होता है आयनिक क्रिस्टल्स में। तो आप ये भी जानते हो कि कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो
जो कैटायन है आयनिक क्रिस्टल में और जो एनायन है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। तो अब बात कर लें, देखिए आयनिक क्रिस्टल के जब स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करते हैं एक्सरे स्टडी के थ्रू, तो हमको यह देखने को मिलता है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें बड़े साइज के आयन, जो भी बड़ा साइज का आयन हो, आइदर कैटायन और एनायन। जनरली अगर आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो बड़े साइज का कौन होता है? एनायन ज्यादा केस में बड़े साइज का होता है और कैटायन ज्यादातर केस में छोटे साइज का होता है। लेकिन कुछ कुछ क्रिस्टल, एक आध दो क्रिस्टल ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें कैटायन बड़े साइज का होगा और एनायन छोटे साइज का होगा। तो फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल एक कॉमन बात कर रहे हैं कि बड़े साइज का आयन, स्पेशली एनायन, ये हमेशा लैटिस साइट पे प्रेजेंट होता है। आयनिक क्रिस्टल के कहां प्रेजेंट होता है? लैटिस साइट पे प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आयनिक क्रिस्टल का जो लैटिस बनाता है वो एनायन बनाता है, ना कि कैटायन। लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट पे हमेशा एनायन प्रेजेंट होता है, यानी कि बड़े साइज का आयन प्रेजेंट होता है। और जो छोटे साइज का आयन होता है आयनिक क्रिस्टल में, वो हमेशा वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। अभी आगे हम समझेंगे, यह भी कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे वॉइड छोटे साइज के आयन से ऑक्यूपाइड हो जाएं। ये आयनिक क्रिस्टल का नेचर डिसाइड करेगा कि कितने वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे और कितने वॉइड खाली रहेंगे। अगर सब वॉइड ऑक्यूपाइड हो जाए तो पूरा का पूरा यूनिट सेल 100% ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब कि सारा का सारा वॉइड ऑक्यूपाइड कभी भी किसी भी क्रिस्टल में नहीं होता। हां, यह है कि कुछ वॉइड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। जो वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे वो हमेशा छोटे साइज के आयन ही उनको ऑक्यूपाइड करेंगे। बड़े साइज का जो आयन होगा वो हमेशा लैटिस साइट पर रहेगा। मैं इसको लिख देता हूं, इसको नोट भी कर लें। इन आयनिक crystals, large sized ions occupy lattice sites, whereas small sized ions occupy voids। तो अब आप समझिए इस बात को। इसका मतलब जो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे रेडियस ऑफ वॉइड में, तो दिस इज रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ void, and capital R is radius of atom। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और हमने आपको बताया कि लैटिस साइट पे कौन प्रेजेंट होते हैं? बड़े साइज के आयन। स्पेशली बड़े साइज का आयन कौन होता है? बड़े साइज का आयन होता है एनायन। तो दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन, that is R plus upon radius of anion R minus। This ratio is known as radius ratio, radius ratio, and the relationship between radius ratio, coordination number, and geometry is called radius ratio rule।
रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो जो हमने स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कैलकुलेट किया, वही आपका रेडियस रेशियो है। तो अब देखें रेडियस रेशियो, मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी इससे निकाल सकते हैं, और वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड होता है। और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, the first radius ratio means r plus upon r minus. It is starting from 0.155 to 0.224. 0.155, it is the radius of smallest void, that is called triangular void. So this is minimum radius of triangular void. Next radius, that is tetrahedral void radius, is starting from 0.225. It means before 0.225, that is up to 0.224, from 0.155. This range of radius will be radius of triangular void, है ना, या radius of cation. तो coordination number of this radius range is 3, because triangular void is surrounded by 3 spheres, then coordination number is 3, and geometrical arrangement is